तो भाई कल के दिन हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा सबसे बड़ा अपसेट, क्योंकि पहला अपसेट तब हुआ था जब पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया था, दूसरा अपसेट तब हुआ था जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था, और तीसरा अपसेट हुआ है कल के दिन जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड की ले ली भाई, ले ली। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कल के दिन जैसे ही अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने कहीं ना कहीं यह कंफर्म कर दिया कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप को बस एक ही टीम जीतेगी, जिसका नाम है भारत। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई तुम खुद बताओ, इससे पहले ऐसा कौन से ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था जब इंग्लैंड को किसी अंडरडॉग टीम ने हराया था? जी हां, आपने सही गेस करा, वो साल था 2011, और उस साल जब इंग्लैंड आयरलैंड से हारी थी ग्रुप स्टेज में, उसके बाद क्या हुआ था? भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो यह कहने में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इंडिया। वैसे पता है मुझे कल के दिन क्या सोच के हंसी आ रही थी कि साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जो प्लेयर इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट रन गेटर था वो कौन थे? जोनाथन ट्रॉट। और वही प्लेयर कल के दिन अफगानिस्तान का कोच बना हुआ था और कोच बनके अपनी उस टीम को हरा रहा था जिसके लिए वो एक वक्त पे हाईएस्ट रन गेटर था। और भाई मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता होगा ऐसे कोचेस के लिए जो दूसरे देश के होते हैं लेकिन दूसरे देश की कोचिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि कल के दिन यहां अफगानिस्तान के प्लेयर इंग्लैंड के प्लेयरों का विकेट ले रहे थे और जोनाथन ट्रॉट एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कोई भी इंडियन ऐसा नहीं कर पाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, शायद यही रीजन है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जो इंडियन लेजेंड्स हैं, वो कभी भी किसी बाहर की टीम के कोच नहीं बनते हैं। मतलब सोच के देखो कि सहवाग, सचिन, ये लोग कुछ ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं और इंडिया का विकेट गिर रहा है और सचिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कुल मिला के ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो पेट्रियोटिज्म का लेवल है, जो देशभक्ति का लेवल है, वो इंडियंस लोगों में थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू बाकी देशों के लोगों में। ये मेरी एक ऐसी थ्योरी है जिसका मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता हूं। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या टेक है, जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन भाई अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुन के तुम्हें सच में बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, और वो बात असल में यह है कि कल के दिन बाबर आजम को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हां, बाबर आजम को अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा बाबर आजम ने क्या कर दिया? बता रहा हूं ना। लेकिन भाई वो जानने से पहले एकदम सच सच बताओ कि कल के दिन जब इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था तो किस किस को लगा था कि ये मैच अफगानिस्तान जीतेगा? तुमको लगा था? 100% नहीं लगा होगा। लेकिन अगर तुमने आकांक्षा प्रेडिक्शन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा हुआ है तो तुमको सब कुछ पहले से पता चल गया होगा। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था वहां पे ये कंफर्म आ चुका था कि इस मैच को अफगानिस्तान ही जीतेगी। कौन प्लेयर कितने विकेट लेने वाला है, कौन प्लेयर कितने रन मारने वाला है, सारी प्रेडिक्शंस वहां पे आ गई थी। तो तुमने, जैसा मैंने कहा कि अगर ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है आकांक्षा प्रेडिक्शन चैनल, इंडिया की नंबर 1 लेडी स्टिफर का, तो तुम सब पहले से जानते ही होगे। और मैच देखते देखते तुम अफगानिस्तान की जीत को तो एंजॉय कर ही रहे होगे, लेकिन सेम टाइम पे पैसा भी तो बना रहे होगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर है, जाके व्हाट्सएप करो हर मैच की प्रेडिक्शन मैच शुरू होने से पहले और मैच के दौरान सबसे पहले पाओ, और सेम टाइम पे प्रेडिक्शन का यूज करके पैसा कमाओ। भाई रोज बता रहा हूं, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करो या व्हाट्सएप नहीं करा है तो अपना नुकसान करो, बाद में मेरे से मत कहना। पर अब आते हैं अपने मुद्दे पे, जहां मैंने आपसे कहा कि कल के दिन बाबर आजम को अरेस्ट कर लिया गया है। देखो असल में कांड ये हुआ कि उर्वशी रौतेला जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने पहुंची थी, मस्त एकदम सज धज के आई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए, सच में प्यारी लग रही थी। लेकिन जैसी मैच खत्म होता है, मैच खत्म होने के बाद कुछ ही घंटों में एक खबर यह सामने आती है कि उर्वशी रौतेला का अहमदाबाद के मैदान में 24 कैरेट गोल्ड वाला एक फोन ही चोरी हो गया है। अब जब पता लगाया जाता है कि आखिर ये फोन किसने चोरी किया है, तो मुजरिम पता चल जाता है जिसने ये फोन चुराया था, और कुछ ही घंटों के अंदर हमारे सामने एक फोटो आती है जहां पुलिस ने उस मुजरिम को अरेस्ट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो फोटो नहीं देखी है तो ये लो, देख लो। वैसे भाई मजाक असाइड, मैं तो यहाँ पे उर्वशी रौतेला की गलती मानता हूँ, क्योंकि वैसे ही आप लोगों के पास बहुत महंगा महंगा फोन होता है। हालांकि आप लोग महंगा नहीं होता होगा, पर लाख 1.5 लाख का फोन तो आप रखती होंगी, उस पर 24 कैरेट गोल्ड चढ़ा लेना बेकार में टेक्निकल गुरुजी बनने की कोई जरूरत नहीं होती है। फोन को फोन ही रहने देने का ना, और सोने को सोने रहने देने का, और उसके बाद जब खो जाए तो फिर रोने का नहीं, क्योंकि बेकार में आप 24 कैरेट गोल्ड जबरदस्ती फोन पे चढ़ा के लाएंगे तो जाहिर सी बात है गुम होगा ही होगा। और गलती से अगर किसी में हाथ
किसी के हाथ में आया होगा, उसे लगा होगा कि भैया ये फोन लौटा देना चाहिए। अब आपने जो ये परत चढ़ा रखी थी उसे देख के उसका और दिमाग डोल गया होगा। हाँ, सही नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना कि डोल गया होगा। अब डोल जाता है, क्या कर सकता है आदमी। तो कुल मिला के थोड़ी बहुत गलती आपकी भी तो है ही ना। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। वैसे जहां अभी अभी हमने बाबर आजम की बात करी तो देखो ये तो तुमको पता ही है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद बाबर आजम ने विराट कोहली से एक साइन जर्सी ली थी। एक नहीं बल्कि दो साइन जर्सी ली थी। अब बाद में खबर ये आई थी कि बाबर आजम ने ये जो जर्सी ली है ये असल में अपने लिए बता के नहीं ली है, बल्कि उनके कोई भांजे या भतीजे हैं उनके लिए रखी है, क्योंकि वो लोग असल में विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। अब बाबर आजम को ये कहने में शर्म आ रही होगी कि हम ये अपने लिए ले रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे भांजे भतीजे जो हैं उनके लिए ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाबर आजम ने ये जेस्चर दिखाया उसके बाद से वसीम अकरम पाकिस्तान में बैठ के बाबर आजम पे भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि ये कोई वक्त है ये सब करने का, इतने बुरे तरीके से हारे हो, पूरा मुल्क तुमसे नाराज है, पूरा मुल्क तुमको गाली दे रहा है और तुम यहां पे विराट कोहली से जर्सी लेने में लगे हुए हो। शर्म नाम की चीज है कि नहीं है कोई। अब मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर सुनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैच खत्म हो चुका है, हार चुके हैं और बाबर को भी नहीं पता अब पता नहीं कब होगी मुलाकात कोहली से। आने वाले वक्त में वो रहें या ना रहें, क्या पता जिस तरीके से खेल रहे हैं आने वाले वक्त में टीम में उनको जगह दें या ना दें। हालांकि टीम में दिखेंगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी मौका मिला है, आओ साइन जर्सी ले ही लेते हैं। लेकिन भाई कल के दिन मेरे सामने एक बहुत ही कमाल की फुटेज आती है जिसे देख के भाई दिल खुश हो जाता है, और ये फुटेज होती है ESPN क्रिक इन्फो की, जहां एरॉन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हुआ करते थे एक वक्त पे, उनसे एक सवाल किया जाता है कि बुमराह को आखिर कैसे खेल सकते हैं। बुमराह जिस लेवल के बॉलर हैं, जिस तरीके की बॉलिंग कराते हैं, जिस तरीके फंसाते हैं, तो उनके खिलाफ आखिर खेलने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो वहां पे एरॉन फिंच कहते हैं, देखिए बुमराह के खिलाफ तो वैसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर आप पूछ ही रहे हैं कि क्या करा जा सकता है तो एक ही काम करिए, मेरी तरह क्रिकेट से रिटायर हो जाइए। ये स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि बुमराह का इस वक्त में क्रिकेट में भौकाल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। मतलब कुल मिला के शाहीन को वो वहीं रखते हैं जहां मैंने कहा था कल की वीडियो में रोहित शर्मा पाकिस्तान को रखे हुए थे। भूल गए क्या कहां रखते हैं रोहित पाकिस्तान को? लो फिर से देख लो। मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी। वैसे इसी शो के दौरान एरॉन फिंच से एक और सवाल किया जाता है कि आज के वक्त पे वो कौन सा बैट्समैन है जिसकी बैटिंग आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो एरॉन फिंच हम सभी की तरह वही प्लेयर का नाम लेते हैं जिसका नाम है रोहित शर्मा, और कहते हैं मैं रोहित शर्मा को दिनों दिन महीनों तक लगातार बैटिंग करते हुए देख सकता हूं। और भाई सच में जिस अंदाज में इस वक्त रोहित शर्मा खेल रहे हैं ना, हर कोई उनकी बैटिंग को इतना एंजॉय कर रहा है और हर कोई ये कह सकता है कि भाई रोहित जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो अलग ही मजा आ रहा होता है। हालांकि देखो बड़े बड़े प्लेयर बहुत हैं इंडिया में, विराट कोहली हैं, फिलहाल KL राहुल अच्छा खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इनकी बैटिंग ना जब बात एंटरटेनमेंट की आ जाती है तो एंटरटेनमेंट के मामले में भाई रोहित शर्मा का अलग ही लेवल चल रहा है। मतलब तुम्हें पता है ओवरऑल जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट है उसमें विराट कोहली जीत जाते हैं। ये बात तो यकीन करना बहुत मुश्किल है कि ODI स्ट्राइक रेट में जो विराट कोहली की स्ट्राइक रेट है वो रोहित शर्मा से ज्यादा है। मतलब ओवरऑल करियर में विराट कोहली ने अपनी पारियों को रोहित शर्मा के कंपैरिजन में और तेजी से खेला है। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ वक्त में रोहित शर्मा ने जो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना भाई, कभी 50 बॉल पे 100 मार दे रहे हैं, 60 बॉल पे 100 मार दे रहे हैं, कभी 60 बॉल पे 83 मार दे रहे हैं। मतलब T20 बना दिए वनडे में, जबकि T20 में उनका फॉर्म खराब चल रहा है लोग कह रहे थे, पर ये बंदा तो वनडे में ही खेलने लग गया भाई T20। मतलब अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आई तो एक छोटा सा सबूत दे रहा हूं, उसे सुनकर तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। भाई साल 2023 के बाद से ODI पावर प्ले में पता है तुम्हें किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं? जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब है रोहित शर्मा, जिन्होंने 31 छक्के मार दिए हैं साल 2023 में ODI पावर प्ले के अंदर। और ये 31 छक्के तब मारे हैं जब उन्होंने मात्र पावर प्ले के अंदर 453 बॉल फेस करी है। अब दूसरे नंबर पे पता है कौन आता है? दूसरे नंबर पे पूरा ऑस्ट्रेलिया आता है, क्योंकि पूरे ऑस्ट्रेलिया ने ODI पावर
प्ले में साल 2023 में कुल 788 बॉल फेस करी हैं, लेकिन उन्होंने छक्के कितने मारे हैं? मात्र 29। रोहित शर्मा से 2 कम। मतलब भौकाल समझ रहे हो? पूरे ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में रोहित शर्मा ने 2 छक्के ज्यादा मार रखे हैं भाई। मतलब ये अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है रोहित शर्मा का। और मुझे याद है 2022 टी20 वर्ल्ड कप के आसपास कहीं ना कहीं हमने और आपने भी, भले ही हम रोहित शर्मा के बहुत तगड़े फैन थे, पर अंदर ही अंदर ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि भाई एक ग्राफ जो है वो डाउन जाने लगा है, वक्त कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, समय इसका जा रहा है। लेकिन रोहित भाई ने कहा आजी घंटा। मतलब भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच खत्म होने के बाद खुद रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू सामने आता है जहां वो हार्दिक पांड्या से ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जब मैं बैटिंग कर रहा था तो अंपायर मुझसे ये कह रहे थे कि हाउ एम आई हिटिंग सच बिग एंड एफर्टलेस सिक्सेस, यानी कि मैं इतनी आसानी से इतने लंबे लंबे छक्के कैसे मार रहा हूं। अंपायर ये तक कह देता है क्या ये तुम्हारे बैट की वजह से हो रहा है? तो रोहित शर्मा कहते हैं मैं अंपायर से बोलता हूं कि भैया बैट से नहीं, मेरे अंदर ताकत है, इसकी वजह से मैं इतनी आसानी से इतने लंबे लंबे छक्के मार लेता हूं। अब तुमने इससे पहले बाकी टीमों को मारते हुए नहीं देखा है तो मैं क्या करूं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, एकदम सच सच बताना कि जिस तरीके से इस समय रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, क्या वो वर्ल्ड कप 2023 में सच में हाईएस्ट रन गेटर बन सकते हैं? और क्या वो जिस तरीके की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं उसे देखते हुए वो 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल सकते हैं? जो भी आपकी इस बारे में एकदम ईमानदार राय है, एकदम ऑनेस्ट राय है ना भाई, ईमानदारी से कमेंट में बताना। मैं हर कमेंट पढ़ने वाला हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त पे हमारे देश के लोग आखिर रोहित शर्मा के बारे में सोच क्या रहे हैं। लेकिन सोच तो पता है मैं क्या रहा हूं कि कल के दिन जब अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, एक केकेआर का फैन वो मैच देखने आया था। पता नहीं इस फैन को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सुनील नारायण है। क्या आप लोग को भी लग रहा है क्या? अगर आपको लग रहा है ना तो भाई प्लीज कमेंट में जरूर बताना। खैर, जब तक आप कमेंट में बताओगे तब तक मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज बता देता हूं कि कल के दिन हमारे सामने वापस से आईसीसी की अपडेटेड रैंकिंग आती है। और कल के दिन भैया जैसा कि हम सबको पता था वही देखने को मिलता है कि भारतीय टीम चाहे टेस्ट कह लें, चाहे ओडीआई कह लें, चाहे टी20 कह लें, तीनों ही फॉर्मेट में नंबर 1 पे विराजमान है। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में भारत हार जाता तो शायद यहां पे नंबर 2 पे खिसक सकता था, लेकिन हुआ वही जो प्रकृति चाहती थी, जो कि सालों साल से होता आया है। भारत ने वो मैच जीता और तीनों ही फॉर्मेट में अपने नंबर 1 स्पॉट को भी बरकरार रखा। अब यहां पे मैं आपको ये तो बता दे रहा हूं कि इंडिया का फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में क्या डोमिनेशन चल रहा है, लेकिन लगे हाथ आपको यह भी बता देता हूं कि बाबर आजम का फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में क्या डोमिनेशन चल रहा है। लेकिन भाई देखो, तुम मुझसे शर्त लगाओ, कोई हंसेगा नहीं। अब देखो, ये तो हम जानते ही हैं कि वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम का हाल पूरे तरीके से बेहाल चल रहा है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप 2023 से थोड़ा पीछे भी चले जाएं और देखें कि वर्ल्ड कप 2023 से पहले वाइड बॉल क्रिकेट के जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हुए थे, जितने भी बड़े इवेंट्स हुए थे, वहां आखिर बाबर आजम ने ऐसा क्या उखाड़ लिया था? एशिया कप 2022 में बाबर आजम का इंडिया के खिलाफ स्कोर था 10, हांगकांग के खिलाफ स्कोर था 9, इंडिया के खिलाफ स्कोर था 14, अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर था 0, श्रीलंका के खिलाफ स्कोर था 30, श्रीलंका के ही खिलाफ फाइनल में स्कोर था 5 का। फिर आता है टी20 वर्ल्ड कप 2022 जहां इंडिया के खिलाफ बाबर का स्कोर 0, जिम्बाब्वे के खिलाफ 4, नीदरलैंड के खिलाफ 4, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6, बांग्लादेश के खिलाफ 25, न्यूजीलैंड के खिलाफ 53, इंग्लैंड के खिलाफ 32। फिर आते हैं एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ तो इन्होंने 151 जरूर मार दिए, लेकिन फिर बांग्लादेश के खिलाफ 17 रन, इंडिया के खिलाफ 10 रन और श्रीलंका के खिलाफ 29 रन। मतलब मेरे को भाई सच में समझ में नहीं आता है कि किस बेसिस पे इसको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कहा जाता है। भाई मैं तो नहीं कह पाता हूं, सॉरी माफ करना मेरे को। नहीं 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 भाई, सॉरी वापस करो, कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। सच बोलने के लिए कौन माफी मांगता है? वैसे जहां बात सच की चल रही है तो कल के दिन असल में रवि शास्त्री भी एक बहुत बड़ा सच सबके सामने थूकते हैं, जहां वो कहते हैं कि शाहीन अफरीदी एक बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप बॉलर हैं। जिस तरीके से बाबर आजम को लोगों ने बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिया है, एक ओवर हाइप बैट्समैन बना दिया है, वैसे ही शाहीन अफरीदी को बना दिया है। पाकिस्तान के ही लोग जिस तरीके से शाहीन अफरीदी को वसीम अकरम से कंपेयर करते हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इंसल्ट है वसीम अकरम की, क्योंकि शाहीन अफरीदी इंडिया के किसी बॉलर के सामने ना टिकते हैं, ना वो सिराज से बेहतर हैं, ना वो बुमराह से बेहतर हैं। अरे जिस शामी को हम खिला नहीं पा रहे हैं ना, वो उससे बेहतर तक नहीं है भाई। 10 मैच में अगर सेम बैट्समैनों के सामने तुम शामी और शाहीन अफरीदी को बॉलिंग कराओगे, कोई भी आदमी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि इस वॉर में जो जीतेगा वो शाहीन जीतेगा, क्योंकि बहुत चांसेस है, इनफैक्ट ज्यादा चांसेस हैं कि शामी होंगे जो ओवरऑल ज्यादा विकेट
विकेट लेके निकाल के दिखाएंगे। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से शामी और शाहीन में भी आप बता दीजिए कौन बेहतर बॉलर है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि सिराज और शामी में कौन बेहतर बॉलर है। हम तो किसी मजबूरी में शामी को नहीं खिला पा रहे हैं, जो कि बहुत ही घटिया मजबूरी है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हमारा कुर्सियां सेक रहा है। वरना मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर शामी इस वर्ल्ड कप में किसी भी हम देश को दे देना तो हर देश उस बॉलर को अपना लीड बॉलर खिलाएगा। खुद पाकिस्तान भी लीड बॉलर बना के खिलाएगा। भाई शाहीन से पहले बॉलिंग डलवाएगा, हारिस से तो पहले डलवाएगा ही डलवाएगा। ये तो जैसा मैंने कहा कि इस समय चीजें इतनी अच्छी हो गई हैं, भगवान करे किसी को नजर ना लगे, पर फिर भी इतनी अच्छी हो गई हैं कि हम शामी जैसे बॉलर को नहीं खिला पा रहे हैं, जो कि अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का जैसा मैंने कहा इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे किस किस को लगता है कि रोहित शर्मा बनेंगे इस वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जिसको भी यकीन है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रिडिक्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके व्हाट्सएप करिएगा और मस्त मैच देखते देखते एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन करके पैसा बनाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।